हाँ, तो देखिए बच्चों, अपन सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन प्रीवियस क्लासेस में। और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में देखिए यदि क्या होता है कि जैसे कि एक रिएक्शन है A+B=P। मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं A और B, दोनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि नॉर्मल इसका जो रेट लो इस तरीके से है, ए के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है और बी के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। इंडिविजुअली रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड अगेन दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगा? 2, 1 + 1 = 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखो अब यदि A+B=P, यदि इन दोनों रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट को बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले हम, कितना एक्सेस? जैसे ए की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो और बी की 100 मोल पर लीटर, तो जो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन का चेंज नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा बी के रेस्पेक्ट में आपके बी की कंसंट्रेशन का चेंज। मान लीजिए ए का 1 मोल पर लीटर में से 0.1 मोल पर लीटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बी का भी तो 100 में से 0.1 ही होगा ना, क्योंकि ए और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सेम ही है। तो जहाँ ए की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 1 में से 0.1 जाएंगे तो 0.9 बचेगी, या 100 में से 0.1 जाएंगे तो 99.9 बचेगा। तो बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। यहाँ पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पूरा का पूरा ए प्रोडक्ट में बदल चुका होगा, तो भी बी का 100 मोल में से 1 मोल ही प्रोडक्ट में बदलेगा, तो अभी 99 मोल पर लीटर फिर भी रहेगी वो। यानी कि रिएक्शन के दौरान बी की कंसंट्रेशन का चेंज ऑलमोस्ट 0 है, बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहे उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। ऑर्डर हो जाता है 0। तो इसका जो रेट लॉ होगा इस तरीके से होगा कि ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 बट बी की कंसंट्रेशन की पावर 0। देखो ये ऑर्डर है 0 एक तरीके से, ठीक है ना, ऑर्डर 0 है यहाँ पर। इसका लेने की बी की कंसंट्रेशन 1 हो गई, मान लो बी की कंसंट्रेशन 100 है, तो कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर ही रहेगी, बट ऑर्डर बिकम 0 यहाँ पर। इसी तरह यदि A+B=P है, अब ए एक्सेस क्वांटिटी में है, वेरी एक्सेस, उस केस में रेट लो क्या हो जाएगा? के ए की कंसंट्रेशन की पावर तो 0 हो गई और बी की कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी 1। यह आपके इस तरीके से रेट लो डिसाइड होता है। एक चीज़ और देखें यहाँ पर, जिस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है, क्योंकि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कांस्टेंट बनी रहती है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि बी एक्सेस या ए एक्सेस क्वांट अज्यूम कर लेते हैं पर अज्यूम ए इज इन एक्सेस क्वांटिटी में है, तो उस केस में रेट लो क्या हो जाएगा? के ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के दौरान ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहती है यहाँ पर, तो ये चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप कहेंगे कि साहब पावर 0 है, भाई पावर 0 नहीं, ऑर्डर 0 है, ये कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, सपोज करो ए की कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर है, बी की 1 मोल पर लीटर है। अब 100 की पावर 0 तो 1 हो गई, फिर तो दोनों बराबर हो गए ना, बट ऐसा नहीं है। ऑर्डर 0 है,
ए की कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू है अपनी जगह पर है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जैसे कि ए की कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। और इस कांस्टेंट को, यदि इस कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई कर दें हम, तो एक नया कांस्टेंट आता है इन दोनों को, तो के और ए की जो भी कंसंट्रेशन है, ये एक नया कांस्टेंट है जिसको हम के डैश इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आर बराबर हो जाएगा के डैश बी की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब इस के डैश के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंटीग्रेटेड लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर के डैश, नया रेट कांस्टेंट है के डैश, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि के डैश इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉगरिथम ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। यहाँ पर सी नॉट बी की इनिशियल कंसंट्रेशन है, सी टी बी की टी टाइम की कंसंट्रेशन है। सी नॉट इजिकल टू यह भी कर सकते हैं आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और सी टी लिख सकते हो आप पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको बी टी भी लिखा जा सकता है। ये जो निकलेगा के डैश निकलेगा। अब क्योंकि के डैश की वैल्यू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है, जो भी वैल्यू ली जाएगी जो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे एग्जांपल में 100 मोल पर लीटर, तो 100 मोल पर लीटर रखेंगे एक ही जगह पर, तो यहाँ से के भी निकाला जा सकता है, के डैश अपॉन ए, इस तरीके से। क्योंकि हमने जो डेरिवेशन की थी ना इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो इस रेट लॉ से की थी हमने, इस रेट लॉ से नहीं की, इस रेट लॉ से नहीं की हमने, इस रेट लॉ को काम में लेकर के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की डेरिवेशन हमने की थी, इसलिए यही यहाँ पर काम आएगी है। चलो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, हाँ तो देखिए एक सवाल है यहाँ पर, एक इन अ रिएक्शन A plus B is equal to P, देखिए 0.1 मोल पर लीटर ऑफ A and 50 मोल पर लीटर ऑफ B अलाउ फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया। चलो आगे देखिए क्या है। आफ्टर 10 मिनट concentration of A becomes 0.01 mole per liter, assuming first order reaction with respect to A, find rate constant for given rate law, rate law। एक के डैश ए, दूसरा
आर के इसके लिए निकालना है। चलो सबसे पहले देखो दो चीजें, 0.1 मोल पर लीटर ऑफ ए, 50 मोल पर लीटर ऑफ बी, यानी कि बी एक्सेस में है यहाँ पर। अब बी एक्सेस क्वांटिटी में है, और यदि बी एक्सेस क्वांटिटी में है तो बी के रेस्पेक्ट ऑर्डर जीरो, और वैसे भी जीरो। ये गिवन ना होता तो भी बी के रेस्पेक्ट ऑर्डर जीरो मान लेते। ए के रेस्पेक्ट में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और बी के रेस्पेक्ट में गिवन ना भी होता, जो डेटा हमारे सामने है उसको देखते हुए लग रहा है कि बी की कंसंट्रेशन ऐसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, जीरो ही होता, ना गिवन होता। सबसे पहले इसको निकालते हैं अपन, देखिए पहली को लेते हैं। देखो पहले में ए की इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट 0.1 मोल पर लीटर है, और जो सी टी है वो 0.01 मोल पर लीटर है। चलो यहाँ से के डैश निकाल लेते हैं, लाइए 2.303 अपॉन 10 मिनट, टाइम 10 मिनट, लॉगरिथम ऑफ सी नॉट 0.1 और ये 0.01। ये ज़रा देखिए, ये 10 टाइम कैंसिल, लॉगरिथम 10 की वैल्यू 1, यहाँ बचेगा डिवाइडेड बाई 10, तो 0.2303 यूनिट आ जाएगी मिनट इनवर्स। ये आ गया के डैश, ये न्यूमेरिकल का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आ जाइए, अब ये निकालना है। अब देखो जो के डैश आपने निकाला ना, वो वास्तव में के और बी की जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अभी जीरो वाले पार्ट को हटा दीजिए आप, जो भी इसके 50 मोल पर लीटर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना ड्यूरिंग द रिएक्शन, बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस के अंदर, तो बस वो कंसंट्रेशन वाला पार्ट रखेंगे यहाँ पर। तो के डैश अपॉन ये बी आ जाएगा। के डैश आपने निकाला 0.2303, यहाँ क्या आ जाएगा 50, आ जाएगा 50। चलो इसी 1/10 तो 0.1 तो हो ही जाएगा, ये 10 आपने हटा दिया, 5 से कर दीजिए, तो पूरा का पूरा सोल्व करने पर ये जो भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए हाँ 0.0, ये 5 चौक 20, 3 6 पंजे 30, हाँ तो ये आ जाएगा 0.1, ऑलरेडी है ही सही, इंटू 0.1, तो आ जाएगा 4.66 इंटू 10⁻³ यूनिट। यहाँ भी मिनट इनवर्स ही लगाएंगे यहाँ पर यूनिट, और ये इसका आंसर है। और ये थी आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद देखिए, देखो जितने भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो भी सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उनके लिए भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसी तरीके से लिखी जाएगी जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन कह दीजिए या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कह दीजिए, एक ही बात इनका, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कह दीजिए, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, अपॉन टाइम लॉगरिथम ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। जब इसी रिएक्शन को, इसी इक्वेशन को किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अप्लाई करते हैं तो के की जगह लिख देते हैं लैम्डा, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ है लॉगरिथम।
सी नॉट की जगह एन नॉट, सी टी की जगह एन टी, ये लगा देते हैं बस। यहाँ के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ लेमडा भी है तो रेट कांस्टेंट ही है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो। और न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। यहाँ पर लेमडा का नाम क्या होता है, डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। एन जीरो न्यूक्लियर की इनिशियल क्वांटिटी होती है, एन टी न्यूक्लियर की किसी टी टाइम पर क्वांटिटी होती है। अब इस क्वांटिटी को न्यूक्लियर रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको न्यूक्लियर की रिएक्टिविटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। न्यूक्लियस में से कितने पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं, उस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी डिटेल आप फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। आप एक पूरा चैप्टर है वहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पूरा आप न्यूक्लियस की रिएक्टिविटी, न्यूक्लियस में से जो रेडियो एक्टिव इमिशंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आप यहाँ। केमिस्ट्री में कि बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में जाने की बिल्कुल नीड नहीं है यहाँ पर। हम कतई इसकी डेप्थ में जाने में टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, कि ऑलरेडी वहाँ आप बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर इसको आप पढ़ने वाले हैं। बस खाली ये रिएक्शन का फॉर्मेट इतना सा चेंज यहाँ पर होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलो इसके बाद अपन देखते हैं। देखो जो रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, उसकी प्रोग्रेस की स्टडी कैसे की जाती है। स्टडी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो स्टडी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रोग्रेस की स्टडी कैसे करेंगे, देखिए। देखो रिएक्शन की प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है भाई। रिएक्शन की प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में बदला, बस वो उसकी प्रोग्रेस है। आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, हम कहेंगे आधी रिएक्शन पूरी हो गई। 25% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, हम कहेंगे कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें एक रेशो होता है इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। इस रेशो को निकालने के कई तरीके हैं। बस ये रेशो, इस रेशो को फाइंड आउट करना ही स्टडी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। देखो सी नॉट तो कांस्टेंट है, जितना रिएक्टेंट आपने स्टार्टिंग में ले लिया। अब जैसे जैसे सीटी बढ़ेगा, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, सीटी आपका घटता जाएगा। सीटी रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, सीटी उतना ही कम होता जाएगा। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सी नॉट अपॉन सी टी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ेगी, सीटी घटेगा, सीटी घटेगा तो सी नॉट अपॉन सी टी इंक्रीज होगा, इट विल बी इंक्रीज। चलो आगे देखते हैं अब इसको कैसे, इसको हम देखते हैं। देखो रिएक्शन की प्रोग्रेस की स्टडी करने के लिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहला एक तरीका है बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के मेजरमेंट से। अब प्रेशर के मेजरमेंट में दो चीज़ें देखिए। प्रेशर के मेजरमेंट में यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट गैस हो और प्रोडक्ट सॉलिड हो या लिक्विड हो। अब एक कंटेनर में आपने गैस ए ली हुई है, गैस ए। कंटेनर में प्रेशर को मेजर करने के लिए एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो इनिशियल जो प्रेशर होगा पी नॉट, वो होगा मैक्सिमम, और ये पी नॉट आपके सी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को प्रेशर की फॉर्म में भी लेते ही हैं।
लेकिन जैसे ये ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा सॉलिड में, प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा और किसी पर्टिकुलर टाइम टी का जो नापा हुआ जो प्रेशर होगा वो सी टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ही तो है। ऐसे में सी नॉट की जगह पी नॉट और सी टी की जगह हम पी टी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपके ये जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अपॉन टी लॉगरिथम सी नॉट की जगह आप पी नॉट लेंगे और पी सी टी की जगह पी टी लेंगे, ये बाई मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट आपका सॉलिड या लिक्विड हो। ये हमने पहली कंडीशन ली पहले में, बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में। इसमें सेकंड देखिए, पहले के बाद यदि ए सॉलिड है और बी यहां पर गैस है, अब देखो, अब आपने वापस एक कंटेनर में आपने सॉलिड ए लिया, इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है और सॉलिड ए है, तो इनिशियल प्रेशर तो यहाँ जीरो हो जाएगा, कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा क्योंकि प्रेशर तो गैस का है। लेकिन जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट होगा, बी गैस है, प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम का जो प्रेशर होगा पीटी, अब वो किसके बराबर, वो बराबर होगा एक्स के, क्योंकि एक ही जितनी क्वांटिटी डिकम्पोज होती है उसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, वही बी में कन्वर्ट होती है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम का प्रेशर आपके बराबर होगा एक्स के। और जब सारा का सारा ए प्रोडक्ट में बदल जाएगा उसको कहेंगे पी इनफाइनाइट। पी इनफाइनाइट का मतलब एंड ऑफ द रिएक्शन, और एंड ऑफ द रिएक्शन कब होगा, जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय बी का जो हाईएस्ट प्रेशर होगा वो सी नॉट इनिशियल बी की ए की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ए जितना ज़्यादा लोगे फाइनल में बी गैस उतनी ज़्यादा बनेगी और पी इनफाइनाइट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पी इनफाइनाइट को सी नॉट की जगह रख सकते हैं, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा आपका पी टी। एक्स की जगह पी टी आएगा, लेकिन हमको तो सी टी निकालना रहेगा यहाँ पर। तो सी टी देखिए कैसे निकलेगा, सी टी बराबर होता है सी नॉट माइनस एक्स। सी टी यानी कि ए की रिमेनिंग कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम पर। तो इनिशियल सी नोट था, एक्स प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचेगा कितना, सी नोट माइनस एक्स। अब सी नोट की जगह पर हम यहाँ पर पी इनफाइनाइट लिखेंगे, सी नोट इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट, एक्स की जगह पर लिखेंगे हम पी टी। तो पी इनफाइनाइट माइनस पी टी ये तो आएगा सी टी के बराबर, और आपका पी इनफाइनाइट आएगा सी नॉट के बराबर। और इस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब इसकी लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। देखिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉगरिथम ऑफ सी नॉट की जगह क्या आएगा, पी इनफाइनाइट, क्योंकि जितना भी रिएक्टेंट था जब पूरा प्रोडक्ट में बदल गया तो आखिरी का प्रेशर इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और सी टी की जगह आ जाएगा पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। पी टी एक्स के बराबर है, पी इनफाइनाइट सी नॉट के बराबर है, और इससे आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सवाल है, देखिए कि अमोनियम नाइट्राइट सॉलिड है, डीकम्पोज according to first order काइनेटिक्स। डिकम्पोज होता है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर 10 सेकेंड is 3 atmosphere and
एट द end of reaction is 5 atmosphere. Find rate constant. देखो अमोनियम नाइट्राइट कुछ ऐसे टूटता है, एक तो इसमें बनता है वाटर लिक्विड और एक बनती है नाइट्रोजन गैस। तो अगेन प्रोडक्ट गैस हो गया। इस गैस का प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो अब देखिए एंड ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो एक तो टाइम, देखो मेजरमेंट को थोड़ा लिखते हैं अपन, टाइम और एक प्रेशर। टाइम सेकंड में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। स्टार्टिंग में प्रेशर जीरो ही होगा क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसका तो प्रेशर होगा नहीं अमोनियम नाइट्रेट का। तो 10 सेकंड में प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है और एंड ऑफ द रिएक्शन यानी कि इनफाइनाइट पर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है। अब ये जो 3 एटमॉस्फेयर है ये तो हो गया पीटी के बराबर हो गया, पीटी और पीटी एक्स के बराबर है, और ये तो हो गया 3 एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो रिएक्टेंट टूटेगा वही तो प्रोडक्ट में बदलेगा ना। तो 10 सेकंड में जितना अमोनियम नाइट्रेट टूटा वो एक्स है, वो 3 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और जो पी इनफाइनाइट होगा वो सी नॉट के बराबर है, वो 5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। हमको चाहिए सी टी, तो पी इनफाइनाइट माइनस पी टी यानी कि सी नॉट माइनस एक्स, ये सी टी के बराबर है। तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 एटमॉस्फेयर। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो सी नोट आ गया और एक सी टी आ गया। अब इससे हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू 2.303, 10 सेकंड है, लॉगरिथम पी नॉट 5 एटमॉस्फेयर और ये पी टी 2 एटमॉस्फेयर, ये सी टी 2 एटमॉस्फेयर, पी टी नहीं सी टी 2 एटमॉस्फेयर। सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 अपॉन 10, लॉगरिथम 5 की वैल्यू 0.7 है, लॉगरिथम 2 की वैल्यू 0.3 है। तो 2.303 इंटू ये 0.4 अपॉन 10। चलो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। तो प्रेशर के मेजरमेंट से हम रिएक्शन की प्रोग्रेस की इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है प्रेशर के अंदर ही, देखिए तीसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आती है। देखो यदि कोई रिएक्शन गैसियस होमोजीनियस रिएक्शन हो, रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर गैसियस होमोजीनियस रिएक्शन, देखिए फॉर गैसियस होमोजीनियस रिएक्शन। अब गैसेस होमोजीनियस रिएक्शन में रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए गैस ये बदल रही है आपके 2 बी गैस और सी गैस में, जहाँ रिएक्टेंट भी गैस है दोनों प्रोडक्ट भी गैस है, गैसेस होमोजीनियस रिएक्शन हो गई। अब एक कंटेनर में पूरी रिएक्शन हो रही है। देखो एक क्लोज कंटेनर है, क्योंकि गैस है ना तो क्लोज में लेनी होगी, जिसे प्रेशर गैस भी आपने लगा रखा है। अब स्टार्टिंग में केवल आपने ए लिए, एक गैस भर दी इसके अंदर, तो इनिशियल जो प्रेशर होगा देखिए यहाँ पर, देखो टाइम और प्रेशर, तो जीरो टाइम पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट कहलाएगा और ये पी नॉट आपके सी नॉट के बराबर होगा। सी नॉट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो है, यहाँ पर केवल ए है रिएक्टेंट की फॉर्म में
उसका जो इनिशियल प्रेशर होगा वही ए की इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वही रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वो होगी आपके सी नॉट। अब आपने स्टार्टिंग में ए पी नॉट लिया, अब ये 0 0 है। अब ए ब्रेक होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है, सपोज करो पी नॉट प्लस एक्स ब्रेक हो जाता है, तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा x। इधर प्रेशर गेज में क्या हुआ कि जैसे रिएक्शन शुरू हुई प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और प्रेशर बढ़ गया, और किसी पर्टिकुलर टाइम का जो प्रेशर होगा T वो कहलाएगा PT। PT इसे क्या कहेंगे हम? PT कहेंगे, क्योंकि अब पर्टिकुलर टाइम पर इसके अंदर कंटेनर में 3 गैसें होंगी अलग अलग। अब इसमें गैस ए भी है जिसका पार्शियल प्रेशर P नॉट माइनस एक्स, गैस बी है जिसका पार्शियल प्रेशर है 2x, गैस सी है जिसका पार्शियल प्रेशर है x, और इन टोटल तीनों गैसों के प्रेशर का सम ये PT है, क्योंकि प्रेशर गैस तो पूरी मिक्सचर का प्रेशर निकालेगा और हमें कैलकुलेशन में केवल ए का प्रेशर चाहिए T टाइम के ऊपर, P नॉट माइनस एक्स चाहिए। खैर हमने क्या किया, पर्टिकुलर गैस के प्रेशर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, देखो इनिशियल प्रेशर नाप लिया प्रेशर गैस से, T टाइम का प्रेशर नाप लिया PT। अब ये जो PT होगा ना, देखिए तो PT बराबर होगा, देखो 8 टाइम T, टाइम T पर क्या है देखिए, P नॉट माइनस एक्स ये A का प्रेशर है, प्लस 2x ये B का प्रेशर है, प्लस x C का प्रेशर है, और ये टोटल प्रेशर PT के बराबर होगा। अब सोल्व कर लेते हैं, x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने आएगी, PT माइनस P नॉट अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को यहाँ रख करके हम क्या करेंगे, CT निकालेंगे। कैसे निकाल, देखो CT जो बराबर आएगा वो आएगा P नॉट माइनस एक्स। CT क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन, वो CT है, और कितना बचेगा, P नॉट माइनस एक्स। एक्स आपने यहाँ से निकाल लिया, तो देखिए P नॉट और ये PT माइनस P नॉट बाई 2, सोल्व कर लेते हैं, 2 P नॉट माइनस PT माइनस माइनस प्लस P नॉट बाई 2, 3 P नॉट माइनस PT बाई 2। हाँ तो ज़रा देखिए अभी यहाँ पर ये वैल्यू CT के आ गई। अब हमारा ये वैल्यू आपके C नॉट की है, दो वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू CT के आ गई। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T टाइम लॉग रहता हूँ, C नॉट की जगह तो लिख देंगे अपन क्या, P नॉट, CT की जगह ये वैल्यू आएगी 3 P नॉट माइनस PT अपॉन 2 पर ले लेते हैं अपन, और ये इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लेकिन ध्यान रहे ये रेट इक्वेशन केवल इस स्टोइकियोमेट्री के लिए है। यदि स्टोइकियोमेट्रिक में मैं यहाँ ये 2 हटा देता हूँ तो उसके लिए कुछ और फॉर्मेट होगा, 3 लगा देते हैं तो कुछ और स्वरूप होगा इसका, और 2 लगाएंगे तो ये इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा। इस तरीके से प्रेशर के मेजरमेंट से हम रिएक्शन की प्रोग्रेस की स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। देखिए सवाल यह है कि SO2Cl2, देखो SO2 एक गैस है, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसका नाम है। जब इसको हीट करते हैं तो ये गर्म होती है और SO2 गैस और क्लोरीन गैस बनती है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। अब यहाँ पर 3 पैरामीटर दे रखे, 2 पैरामीटर, एक तो टाइम
सेकंड में और एक प्रेशर एटमॉस्फेयर में। इनिशियली प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर, 10वें सेकंड में प्रेशर है 0.6 एटमॉस्फेयर। ये 0.5 एटमॉस्फेयर ये तो होगा पी नॉट के बराबर होगा। 10वें सेकंड का प्रेशर ये पीटी के बराबर होगा। अब निकालना क्या है, फाइंड। एक तो निकालने रेट कांस्टेंट, दूसरा निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन when total pressure is 0.65 एटमॉस्फेयर। देखो ये न्यूमेरिकल है, ये सवाल है ये। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरह का फार्मूला डेवलप किया जाए और फिर पी नॉट आएगा यहाँ पर और पी नॉट पी टी की वैल्यू रख दी जाए। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका जैसे आपने फार्मूला डेवलप किया वैसे ही थ्योरेटिकल इसको सोल्व कर लें, सी नॉट और सी टी की वैल्यू निकाल लें। अपन दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं इसको। देखिए ये SO2Cl2 गैस है, डिकम्पोज हो रही है SO2 और Cl2 में। स्टार्टिंग प्रेशर इसका है 0.5 एटमॉस्फेयर। अभी 0 है, ये 0 है। मान लीजिए 10वें सेकंड में इस 0.5 में से x एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये भी x है, ये भी x है। और 10वें सेकंड का प्रेशर इसने दे रखा है 0.6 एटमॉस्फेयर। 0.6 इन तीनों का टोटल है, इससे कैंसिल हो गया। x इजिकल टू 0.1 एटमॉस्फेयर। अब ये जो सी नोट है ये तो पी नोट के बराबर हो जाएगा 0.5 एटमॉस्फेयर, और जो सी टी है वो हो जाएगा आपका पी नोट माइनस एक्स। पी नोट 0.5, एक्स 0.1 जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये 0.4 एटमॉस्फेयर। अब के निकाल लेते हैं। ये सवाल का पहला हिस्सा है। के इजिकल टू 2.303 अपॉन 10 लॉगरिथम ऑफ, चलो सी नॉट तो 0.5, सी टी 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अपॉन 10 लॉगरिथम ऑफ। अब लॉगरिथम 5 की वैल्यू होती है 0.7, 4 की वैल्यू होती है 0.6, लॉगरिथम 4 की वैल्यू होती है 0.6। इक्वल टू, चलो 2.303 अपॉन 10 इंटू, दोनों का डिफरेंट आएगा 0.1, ये 0.1, चलो पॉइंट हटा दीजिए 100, तो 2.303 इंटू 10 टू पावर -2 टाइम सेकंड में है तो यूनिट सेकंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि रेट ऑफ रिएक्शन जबकि टोटल प्रेशर कितना हो जाए 0.65 हो जाए। टोटल प्रेशर यानी कि ये जो टोटल प्रेशर है तीनों का टोटल 0.6 की जगह कितना हो जाए 65, उस समय रेट कितनी है।
अब रेट जो डिपेंड करती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब इसका जो रेट लो होगा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो जाएगा के रिएक्टेंट SO2Cl2 है तो SO2Cl2 का प्रेशर इसकी पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जब टोटल प्रेशर 0.65 है उस समय SO2Cl2 का पार्शियल प्रेशर कितना है ये हमको निकालना रहेगा बस। अब चलो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये जो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स और जो प्लस एक्स है इन दोनों का ये बराबर हो जाएगा 0.65। तो यहाँ से x जब निकालोगे x कितना आएगा 0.15। ये 0.15 है तो PSO2Cl2 तो स्टार्टिंग कितना था 0.5, प्रोडक्ट में कितना बदल गया 0.15, कितना बचा 0.35 एटमॉस्फेयर। यहाँ से रेट निकालेंगे तो K, अब देखो K ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है 2.303 इंटू 10⁻⁻², ये 0.35 है बस। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन है और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन ATM में, टाइम सेकंड में है। ये इसका आंसर है। और इस प्रकार से हम प्रेशर की स्टडी करके हम किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस की स्टडी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है बाय मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की ही तरह वॉल्यूम के मेजरमेंट करके भी, वॉल्यूम का मेजरमेंट करके भी हम रिएक्शन की प्रोग्रेस की स्टडी कर सकते हैं। वॉल्यूम, यदि किसी रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट हो, गैसियस प्रोडक्ट हो, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करके भी हम रिएक्शन की प्रोग्रेस के स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड है बाय मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये भी ऐसा ही है, मान लीजिए A यहाँ पर गैस है पहली कंडीशन में और B यहाँ पर सॉलिड है, तो यहाँ पर C0 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस V0 हो जाएगा, और CT क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर A का वॉल्यूम हो जाएगा। बस यही आंसर है। तो यहाँ पर K = 2.303 अपॉन T लॉगरिथम ऑफ V0 अपॉन VT, वही कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए A यहाँ पर सॉलिड है और B यहाँ पर गैस है, तो B के वॉल्यूम का मेजरमेंट करके प्रोग्रेस की स्टडी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो VT होगा, VT वो तो होगा x के बराबर, किसके बराबर, x के बराबर होगा VT किसका है, वॉल्यूम ऑफ B का वॉल्यूम है VT किसी पर्टिकुलर टाइम का, और जो V इनफाइनाइट होगा वो होगा C0 के बराबर हो जाएगा। हमको चाहिए CT और V इनफाइनाइट माइनस VT, ये बराबर हो जाएगा आपका CT के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने V इनफाइनाइट लिया, प्रोडक्ट में x यानी कि VT डिकम्पोज हो गया, तो V इनफाइनाइट माइनस VT क्या हो गया CT, इनफाइनाइट क्या हो गया C0। बस ये दो डेटा हमारे काम के हो जाते हैं और इससे हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। T लॉगरिथम ऑफ C0 की जगह V इनफाइनाइट और CT की जगह V इनफाइनाइट माइनस VT, इस तरीके से। तो गैस के वॉल्यूम का मेजरमेंट करके भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो कुछ और तरीके अगले लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब आप इसके न्यूमेरिकल वगैरह करते रहना, फिर आगे अपन इसको देखेंगे।